ये मूवी एक साईफाई डिजास्टर मूवी है जिसे रोलैंड एमरेज ने डायरेक्ट की है, जो इस तरह की मूवी के लिए काफी प्रसिद्ध है। इस मूवी में इंसान का अपना अस्तित्व और ब्रह्मांड के ऐसे कई राज से सामना होता है जिसका उसे कोई अंदाजा नहीं था कि एक महाकाल शक्ति सालों से उन्हें हरण कर रही है। पर वो शक्ति क्या है, चलिए जानते हैं मूवी के कहानी से। मूवी की शुरुआत ब्रायन, जोसिंडा और एक और एस्ट्रोनॉट ने मार्कस से होती है, जो अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट का मेंटेनेंस कर रहे होते हैं। पर तभी एक अजीब घटना घटती है। कुछ तो मिस्टीरियस उनकी तरफ तेजी से बढ़ने लगता है, जो देखते देखते उनके सैटेलाइट के परखच्चे उड़ा देता है। ब्रायन, जिसने स्पेसक्राफ्ट के सपोर्ट से मार्कस को पकड़े रखा था, स्पेसक्राफ्ट के एकदम से उसे पुल करने से उसका हाथ मार्कस से छूट जाता है। खुद को अब वो कैसे तो संभाल कर स्पेसक्राफ्ट में दाखिल हो जाता है, जहां वो जोसिंडा को बेहोश पाता है। अब बिना समय गवाए वो स्पेसक्राफ्ट को बैलेंस करता है, पर तभी वो चांद पर कुछ तो अजीब होते देखता है। ऑडियंस को फिर दिखाया जाता है कि वो स्वॉर्म एनॉमली चांद पर कुछ तो भयानक कर रहा है। जीसी के साथ ये सीन यही कट हो जाती है। अब सीन नासा की इंक्वायरी पर मुड़ जाती है, क्योंकि उन्हें ब्रायन की कहानी पर यकीन नहीं होता। उनका मानना था कि वो तबाही किसी सोलर फ्लेयर्स या उल्कापिंड के कारण हुआ होगा और उसके लापरवाही के कारण ही उसकी साथी की जान चली गई। जोसिंडा ब्रायन के बचाव में कुछ कह नहीं पाती, क्योंकि वो उस पल बेहोश थी। इसलिए ब्रायन को नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है, जिसका असर उसके आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है, जिससे उसका घर भी नीलाम हो जाता है। आप सीन 10 साल आगे किसी की तरह मुड़ जाती है, जो चालाकी से एक प्रोफेसर के ऑफिस में दाखिल हो जाता है और उनके सिस्टम से चांद की पोजीशन की लेटेस्ट डेटा डाउनलोड करने लगता है, जिसे हासिल करने के बाद वो तुरंत वहां से फरार हो जाता है। अब फ्री होने पर जब वो उस रिपोर्ट को स्टडी करता है तो इससे उसके होश ही उड़ जाते हैं। वो अब तुरंत नासा को इसके बारे में खबर करने की कोशिश करता है, पर नासा के लोग उसे कोई भी भाव नहीं देते। दरअसल केसी एक सेल्फ प्रोक्लेम साइंटिस्ट और कंस्पिरेसी थियरिस्ट है, जिसका मानना है कि चांद एक नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, बल्कि एक मेगा स्ट्रक्चर है जिसे किसी और सिविलाइजेशन ने बनाया है। उसका ये इसलिए मानना है क्योंकि जब अपोलो 12 ने लौटते वक्त अपना एम्प्टी फ्यूल टैंक चांद पर गिराया था, तो उसके सतह से टकराते ही घंटों तक एक गूंज उठी थी, यानी कि चांद लोहे का बना है जो अंदर से खोखला है। अब अगली सुबह जोसिंडा को नासा से एक जरूरी कॉल आता है, इसलिए वो तुरंत स्पेस सेंटर पहुंच जाती है, जहां उसे एक परेशान करने वाली खबर मिलती है कि चांद धीरे धीरे धरती की तरफ बढ़ रहा है और ऐसा ही चलता रहा तो इससे धरती का बैलेंस बिगड़ने लगेगा, जिससे धरती पर तूफान उठने लगेगा। इसके बाद अब सीन ब्रायन पर मुड़ जाती है, जिसका खस्ता हालत देखकर हमें अंदाजा हो जाता है कि वो अब भी नासा से निकाले जाने और आरोपों के सदमे को भुला नहीं सका और इसी डिप्रेशन के चलते उसकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली। ब्रायन फिर यहाँ से सीधे एक ऑब्जर्वेटरी पहुंचता है, जहाँ उसे कुछ बच्चों को एस्ट्रोनॉट बनने के लिए प्रोत्साहित करना था, पर केसी यहाँ पहुंच जाता है, जो ब्रायन द्वारा जोसिंडा तक पहुंचने की कोशिश करता है, क्योंकि जोसिंडा नासा की डायरेक्टर है जो उसे अपने खोज के बारे में बताना चाहता है। लेकिन ब्रायन को वो कोई नशेड़ा लगता है, इसलिए वो उसे अनदेखा कर देता है। वहीं जोसिंडा नासा के डायरेक्टर हचिंग्स को तुरंत खबर करती है कि चांद तेजी से धरती की तरफ मुड़ रही है, जिसकी धरती के और करीब आने पर वो चकनाचूर होने लगेगा, जिसके मलबे फिर धरती पर बारिश की तरह बरसने लगेंगे। खास करके उन्हें चांद के क्रेटर पर छेद मिला, इसलिए इसका पता करने के लिए उन्हें जल्द से जल्द चांद पर एक मिशन भेजना होगा। वहीं वो ये जानकारी गुप्त रखना चाहते थे, पर थैंक्स टू केसी जल्द ही ये खबर आग की तरफ फैल जाती है, जिससे सभी तरफ हड़कंप मच जाता है और लोग शहर छोड़कर ऊंचाई पर भागने लगते हैं। यहाँ ब्रायन को भी न्यूज से चांद की खिसकने का पता चलता है, जिससे उसे केसी की बात याद आती है, इसलिए वो तुरंत उसे ट्रैक डाउन करके इसके बारे में जानने की कोशिश करता है। वहीं इधर नासा ने एक स्पेसक्राफ्ट चांद की तरफ भेज दिया था, जो जल्दी चांद के एटमॉस्फेयर में प्रवेश कर जाता है और फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए एक प्रोब को छेद में उतारा जाता है। पर इसके तुरंत बाद वही जाइगेंटिक स्वार्म उस छेद से बाहर निकलता है, जो फिर उनके स्पेसक्राफ्ट में घुसकर एक एक करके सभी की जान ले लेता है। जो देख कंट्रोल रूम में सभी हक्का बक्का रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा भयंकर कभी नहीं देखा। इतना कम नहीं कि अब धरती पर भी विनाशकारी तूफान उठने लगता है, जो पूरे शहर को निगलने लगता है। ब्रायन और केसी भी इसका शिकार बनते बनते बचते, अगर वो सही समय पर ऊंचाई पर सहारा नहीं लेते। यहाँ जोसिंडा को स्वार्म का नेचर देखकर लगता है कि वो कोई हाईटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट फोर्स है, जिसके कारण ही चांद अपनी पोजीशन से हट रहा है। वहीं हचिंग्स को इसके बारे में कुछ तो पता था, इसलिए वो जोसिंडा को ब्रायन की क्लासिफाइड फुटेज चेक करने का सुझाव देता है।
जूसिंडा बिना समय गवाए ऐसा ही करती है, जिससे उस फुटेज में वही स्वॉर्म नजर आता है। खास करके जब उसकी मुलाकात एक फॉर्मर एस्ट्रोनॉट से होती है तो वो एक दिल दहला देने वाला राज रिवील करते हैं कि इसे अपोलो मून लैंडिंग के दौरान महसूस किया गया था, पर इसे लोगों में डर ना बढ़े इसलिए नासा ने ये जानकारी गुप्त रखी। इसकी टेक्नोलॉजी कई लाइट ईयर्स एडवांस है, जिसके कंपैरिजन में हम इंसान अब भी स्टोन एज में है। नासा ने इसे रोकने के लिए ज़ुलू एक्स-रे 7 प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया, जिससे किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर को ढेर किया जा सकता है, पर बजट के चलते इसे बंद कर दिया गया। ये जानने के बाद अब उनके पास इस मिशन को रिस्टार्ट करने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। इसलिए बिंग नासा की डायरेक्टर जूसिंडा इस पूरे सिचुएशन को अपने कमांड में लेती है और तुरंत एक टीम भेजती है ब्रायन को सिक्योर करने के लिए, क्योंकि सिर्फ वही एक ऐसा इंसान है जो पहले भी इस मिस्ट्री का सामना कर चुका है। और थैंक्स टू ब्रायन किसी को भी मिशन में शामिल होने का मौका मिल जाता है। जूसिंडा यहाँ ब्रायन को बताती है कि उन्हें सबसे पहले स्पेसक्राफ्ट की मदद से चांद के करीब जाना होगा और फिर अपना इलेक्ट्रिकल सिस्टम शट डाउन करके लैंडर के मदद से उस छेद से रोवर उतरना होगा, क्योंकि वो स्वयं इलेक्ट्रिकल सिग्नल से इंसानों को डिटेक्ट कर सकता है। इसलिए बिना देरी किए वो लॉन्च की तैयारी करने लगते हैं। पर एक और भूकंप के झटके में उनका एक इंजन खराब हो जाता है, जिसे इस लिमिटेड समय में दुरुस्त करना नामुमकिन था। यानी कि अब धरती का नामो निशान मिटने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अब हार मानकर सभी लौटने लगते हैं। लेकिन गणित में तेज केसी को चमकता है कि सिंस चांद धरती की तरफ बढ़ रहा है, वो स्पेसक्राफ्ट को 2 इंजन से भी लॉन्च कर सकते हैं, जिसके थोड़ा करीब पहुंचने पर चांद खुद अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से स्पेसक्राफ्ट को अपनी तरफ खींचने लगेगा। ब्रायन को भी फिर चमकता है कि उन्हें ऐसी और सिचुएशंस का सामना करना पड़ सकता है जहां उन्हें केसी के कैलकुलेशन स्किल की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए वो केसी को भी अपने स्पेस मिशन में शामिल कर लेते हैं, जो उसके लिए बहुत गर्व की बात होती है, क्योंकि उसे हमेशा से नासा ज्वाइन करना था। अब इससे पहले कि एक और झटका महसूस हो, तीनों भी अपने परिवार को अलविदा कहने के बाद वो लॉन्च के लिए तैयार हो जाते हैं। पर तभी उन्हें एक विशालकाय ग्रेविटेशनल वेव नजर आती है जो तेजी से उनकी ही तरफ बढ़ रही थी। वो तुरंत अब बूस्टर फायर करते हैं, पर ग्रेविटी वेव ने अपनी तबाही मचाना शुरू कर दी थी। उनका स्पेस का भी लगभग इसके चपेट में आ जाता, पर समय रहते वो खतरे से बाहर आ जाते। लेकिन जब उन्हें लग रहा था कि अब वो सेफ है, उनका एक बूस्टर काम करना बंद कर देता है, जिससे अब वो धरती की तरफ झुकने लगते हैं। ब्रायन को फिर एक जोखिम भरा प्लान सोचता है। वो दोनों भी बूस्टर को अलग कर देगा, जिससे स्पेस का मुड़ना बंद कर देगा, और फिर होपफुली चांद के शक्तिशाली ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से वो अंतरिक्ष में खींच लिए जाएंगे। और होता भी ऐसा ही है, जिसके बाद अब उन्हें विशालकाय चांद धरती के बहुत करीब नजर आता है, जो जल्दी धरती से टकराने वाला था। वो अब बिना देरी के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स बंद कर देते और मैनुअली बूस्टर को ऑपरेट करते हुए चांद से टूटे हुए मलबों से बचते बचाते सावधानी से आगे बढ़ने लगते। वहीं कई लोगों ने सबसे ऊंचाई पर पनाह ले ली थी, जिन्हें भी अब चांद काफी करीब नजर आ रहा था, जिससे टूटते पत्थर धरती पर बरसना शुरू हो जाते हैं। इतना कम नहीं कि अब चांद हर चीज अपनी तरफ खींचने लगता है, जिसकी चपेट में लगभग जोसिंडा का बेटा आ जाता है। अगर सोनी ने उसे सही समय पर नहीं बचाया होता, इधर उनका स्पेस का एक एस्टेरॉइड से टकरा जाता है, यानी कि अब उनका स्पेस का रिटर्न लौटने के लायक नहीं रहा। पर वो अपनी परवाह किए बगैर मिशन पर टिके रहते। आप छेद के करीब पहुंचते ही ब्रायन लैंडर पर सवार हो जाता है और फिर पेलोड को रोवर के सारे छेद में ड्रॉप करके तुरंत वहां से रिटर्न लौट आता है। उनका प्लान स्वॉन को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के जरिए लूर करने का था, जिसके करीब आते ही वो ईएमपी को डिटोनेट कर देते। लेकिन यहाँ पर उनका ही पोपट हो जाता है जब स्वॉन रोवर को छोड़कर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। ब्रायन को तुरंत चमकता है कि उसने ईएमपी के रिमोट कंट्रोल के जरिए उन्हें डिटेक्ट कर लिया है, इसलिए इससे पहले कि वो भी धूल में बदल जाए, ब्रायन तुरंत रिमोट को नष्ट कर देता है, जिससे आखिरी पल पर वो स्वॉन उन्हें छूकर निकल जाता है, जिससे उनकी जान में जान आती है, क्योंकि वो उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाता। उन्हें जल्दी समझ आता है कि वो स्वॉन सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल ही नहीं, बल्कि जब वो उसके करीब इंसान को भी महसूस करता है तभी वो हमला करता है। इसलिए स्वॉन ने शुरुआत में ब्रायन पर रिटर्न हमला नहीं किया था, क्योंकि उस पल स्पेसक्राफ्ट के सारे सिग्नल डाउन थे। ब्रायन को अब एक और जानलेवा प्लान सोचता है, और वो ये है कि लैंडर से रोवर को फिर से पिकअप करके छेद में जाने का, जो वो ऐसा ही करते हैं। वो अब बचते बचाते कैसे तो छेद में प्रवेश कर जाते।
और कुछ देर के ट्रैवल के बाद सच में वो चांद खोखला निकलता है, जिसके भीतर अलग ही एडवांस रहस्यमय दुनिया बसी थी, जिसके ठीक बीच एक जायंट जायरोस्कोप था, जिसी के बीच एक विशालकाय पावर क्यूब था, जिससे शायद चांद को पावर मिलती है, जिसी की मदद से चांद धरती के बीच बैलेंस बनाए रखा था। अब जल्दी उनका सामना स्वयं से हो जाता है और ब्रायन बिना डरे स्वयं से भिड़ जाता है, लेकिन अब कोई और ही शक्ति उनका रोवर कंट्रोल करने लगती है, जो उन्हें स्वयं से बचाने में मदद करती है और उनका कचुम्बर बनने से पहले उन्हें एक सीक्रेट चेंबर में खींच लेती है। पर इससे वो तीनों क्रैश भी हो जाते हैं, लेकिन उनकी जान नहीं जाती। वहीं बाहर स्वयं बहुत कोशिश करता है, पर वो उस कवच को भेद नहीं पाता। अब जब तक इन्हें यहाँ होश आता है, ब्रायन वहाँ से गायब था, क्योंकि जो एडवांस सिविलाइजेशन इसे बनाने की जिम्मेदार थी, चांद का ऑपरेटिंग सिस्टम ब्रायन के अच्छे पल के यादों के जरिए उससे कांटेक्ट करता है और अब जाकर इस चांद की क्रिएशन का मिस्ट्री रिवील होता है। वो रिवील करता है कि उसके पूर्वजों ने इंसानों को जन्म दिया, जो खरबों साल पहले धरती जैसे प्लैनेट पर रहा करते थे, जो इतने एडवांस थे कि उन्होंने अंतरिक्ष में भी झंडे गाड़े, जिनकी दुनिया उनके सेल्फ लर्निंग कंप्यूटर सिस्टम द्वारा कंट्रोल की जाती थी। पर फिर एक दिन उनका यह सिस्टम सेल्फ अवेयर हो गया, जिसने फिर ऐसे कई स्वार्म का रूप लिया, जो सारे बायोलॉजिकल लाइफ को नष्ट करने लगा, क्योंकि वो इंसानों को खतरा समझने लगा। पर कुछ लोग गैलेक्सी के दूसरे हिस्से में भागने में सफल रहे, जिन्होंने मिलकर ऐसे कई प्लैनेटरी जहाज बनाए, जिन्हें कई कैप्चर्ड तारे से शक्ति मिलती थी। पर वहाँ भी स्वार्म का हमला हो गया और सिर्फ एक ही बचने में सफल रहा। एकमात्र बचा हुआ वेसल को जब सूटेबल सोलर सिस्टम मिला, तो उसी ने धरती को जन्म दिया और एंसेस्टर्स के डीएनए का धरती पर बीज बोया, ताकि उनकी प्रजाति फिर से पनप सके। उसे उसकी मदद चाहिए ताकि वो स्वार्म को चांद के पावर सोर्स को निकलने से रोक सके, क्योंकि उस स्वार्म का प्लान चांद के पावर सोर्स को निचोड़ने का है, जिससे आखिर में चांद धरती से टकराकर इंसानों को फिर से विलुप्त कर सके। वो ब्रायन को समझाने के बाद वापस उसे भेज देता है और ब्रायन भी जल्दी अपने दोस्तों को ट्रैक डाउन करके उन्हें अपनी पूरी कहानी बताता है और तुरंत अपने मिशन पर लग जाता है, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी उनका साथ देती है, जिसने उनके रोवर को दुरुस्त करके उनकी एमपी बॉम्ब को भी और शक्तिशाली बना दिया था। ब्रायन का प्लान स्वार्म को अपनी तरफ लूर करके एलिमिनेट करने का था, पर दुविधा ये थी कि स्वार्म को चांद के भीतर से नष्ट नहीं किया जा सकता, इससे चांद भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए वो स्वार्म को चांद के एंट्रेंस की तरफ लूर करने लगता है और चांद का डिफेंस सिस्टम भी स्वार्म को थोड़ा कमजोर करने में उनकी मदद करता है। पर बाद में नहीं याद आता है कि वो उस ईएमपी बॉम्ब को रिमोटली ट्रिगर नहीं कर सकते, क्योंकि रिमोट तो डैमेज हो गया था। इसलिए किसी एक को रोवर पे रुककर इसे एक्टिवेट करना होगा। ब्रायन ये कुर्बानी देने का तय करता है, पर किसी चालाकी से रोवर को हाईजैक करके फुल कुर्बानी देने का तय करता है। वहाँ इधर चांद का एक हिस्सा धरती के जोन में प्रवेश कर चुका था, जिससे धरती पर प्रलय उठने लगता है, चारों तरफ तबाही मचने लगती है। इधर किसी अपनी आखिरी चाह जाहिर करने के बाद स्वार्म के खौफनाक सोच में समा जाता है और समय रहते ईएमपी बॉम्ब को डिटोनेट कर देता है, जिससे एक विनाशकारी ब्लास्ट होता है और फिर स्वार्म का काम हमेशा के लिए तमाम हो जाता है। चांद भी धरती से पूरी तरह से टकराने ही वाला था, लेकिन आखिरी पल पर वो धरती को छूकर निकल जाता है, जिससे लाखों लोगों की जान बच जाती है। और क्योंकि चांद उस पल इतने करीब था, ये दोनों भी धरती पर लैंडर के जरिए सेफली लैंड कर जाते हैं, जो कुछ देर बाद अपने परिवार को सही सलामत देख उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, जिसी के साथ ये मूवी यही समाप्त हो जाती है। पर ऑल द मूवी यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन एक सवाल तो रह जाता है कि अगर एस्ट्रोनॉट को अपोलो मिशन के दौरान कुछ अजीब महसूस हुआ था, तो स्वार्म ने उस पल उन पर हमला क्यों नहीं किया? वो इसलिए क्योंकि उस पल एस्ट्रोनॉट को सिर्फ चांद खोखला ही महसूस हुआ था। रियलिटी में स्वार्म ने इंसानों को ब्रायन के मिशन के दौरान ढूंढा, इसलिए इसके तुरंत बाद वो चांद के कोर में घुस गया उसके पावर सोर्स को बर्बाद करने के लिए। एक और सवाल कि सिंस स्वार्म इतना शक्तिशाली था, तो उसने सीधे धरती को बर्बाद क्यों नहीं किया? वो इसलिए क्योंकि मूवी में एक स्टूपिडिटी दिखाई गई है कि स्वार्म एक तीर से दो शिकार करना चाहता था, कि चांद के पावर सोर्स को बंद करने से उसका धरती से टकराना, और अगर वो सिर्फ धरती को ही नष्ट करता तो चांद की मदद से जीवन फिर से धरती पर पनपने लगता।
इसके अलावा एक और सुपरिटी मुझे लगती है कि पूर्वजों ने अपना डीएनए क्यों धरती पर छोड़ा। वो अपना एडवांस टेक्नोलॉजी भी तो छोड़ सकते थे ताकि इंसानों को खरबों साल ना लगे एक बेसिक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी तक पहुंचने के लिए। इसके अलावा क्या आप जानते हो कि चांद पर ऐसी मूवी क्यों बनाई गई? दरअसल कईयों का मानना है कि चांद मिट्टी और पत्थर से बना कोई उपग्रह नहीं है, बल्कि सच में एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर है जिसे किसी एडवांस स्पीसी ने बनाया है, जिसे जानबूझकर धरती से एग्जैक्टली इतने पोजीशन और उतना ही साइज का बनाया है जिससे धरती पर लाइफ पनप सके। क्योंकि अगर सच में चांद एक भी इंच बड़ा या अपनी लोकेशन से दूर या नजदीक होता तो धरती भी अन्य कई प्लैनेट्स की तरह बहुत ही डिस्टेबल होती, जिससे इस पर लाइफ कभी नहीं पनप पाता। एक और खास बात की खतरा अब भी टला नहीं है, क्योंकि चांद के ऑपरेटिंग सिस्टम ने बताया था कि ऐसे कई स्वॉर्म हैं जो अब भी चांद जैसे वेसल को हंट कर रहे। वहीं मूवी में केसी चांद के उस मेगा स्ट्रक्चर को देखने के बाद उसे डायसन स्फीयर नाम से बुलाता है। वो इसलिए क्योंकि डायसन स्फीयर एक हाइपोथेटिकल मेगा स्ट्रक्चर है जो एक स्टार की 360 डिग्री अराउंड एनर्जी हार्नेस करने के लिए बनाई जाती है, जो कॉन्सेप्ट एक फेमस फिजिसिस्ट फ्रीमैन डायसन ने प्रपोज किया था। इसके अलावा केसी उस पावर सोर्स को व्हाइट ड्वार्फ भी कहता है, क्योंकि एक व्हाइट ड्वार्फ एक डेड स्टार की अल्ट्रा डेंस कोर को कहते हैं जो अपनी न्यूक्लियर फ्यूल एग्जॉस्ट कर चुका होता है, लेकिन बहुत ज्यादा हीट और एनर्जी एमिट करता है, जो एग्जैक्टली वही पावर सोर्स कर रहा था। अब आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई, और अगर आपको ऐसी और भी रोमांचक साईफाई मूवीज देखनी है तो इसका मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले मूवी के एक्सप्लेनेशन पर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।